तो हमारे पास जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो अक्टूबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो इसकी स्थापना की गई थी ढाका में की गई थी, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे क्या इनका राइट था, क्या इनके उद्देश्य थे, तो ये जो संस्था थी ये विशेष रूप से जो मुस्लिम थी, जो मुस्लिमों के हितों के संरक्षण के लिए संस्था बनाई गई थी और इसी विचारधारा के अनुरूप जो है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का यहाँ पर स्थापना की गई। नवाब जो थे, ढाका के नवाब थे नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा था। तब यहाँ पर 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन किया गया और मोहसिन उल हक और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से यहाँ पर संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1906 में की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, उसकी स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो इतना महत्वपूर्ण था इस प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है, और इसकी स्थापना 1906 में यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की गई थी। तो इसकी जो लंदन शाखा थी उसकी स्थापना यहाँ पर किसने की थी। यदि हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो जो इसकी स्थापना की थी वो की थी अमीर अली की अध्यक्षता में, लंदन में एक इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो लखनऊ में था और अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएँ खोली गई थी। तो 1908 में जो मुस्लिम लीग की लंदन शाखा खोली थी वो खोली थी अमीर अली की अध्यक्षता में। तो इतना महत्वपूर्ण था यहाँ पर मुस्लिम लीग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो हम बात करते हैं मार्ले मिंटो बिल के बारे में, तो यह जो पारित किया गया था ये पारित किया गया था 1909 में। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। यदि हम बात करते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय नियुक्त होते हैं और जॉन मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे। तो इन दोनों के ही नाम पर इसको जो सुधार रखा गया है मार्ले मिंटो सुधार। यदि हम बात करते हैं इन सुधारों का पीछे क्या उद्देश्य था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधारों के औपचारिक रूप में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया इसको। तो ये स्पेशली था यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर यहाँ पर पृथक निर्वाचन इससे प्राप्त किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन यहाँ पर प्राप्त किया गया था और मुस्लिमों के लिए ही पृथक निर्वाचन यहाँ पर प्राप्त किया गया था। तो ये था महत्वपूर्ण मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर वो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना में मतभेद में बीज थे और जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि विधानसभाओं में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो सुधार में, तो उसी की वजह से ही देश का यहाँ पर विभाजन हुआ है। यदि हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, तो यह सुधारों का सबसे बड़ा जो पक्ष था, इनका सबसे बुरा जो पक्ष था यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार का, वो था कि मुसलमानों के लिए पृथक और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस सुविधा ने बाद में भारत में सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को दूषित किया और देश के विभाजन के रूप में यहाँ पर बीजारोपण किया था। इस विषय में जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया है जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया है और इसने शताब्दियों से प्रारंभ जो भारत की जो एकता थी उसको यहाँ पर दूषित किया है। भारत की एकता और मिलन की ओर किए गए सभी परिवर्तनों को यहाँ पर पलट दिया है। तो इस अवधि में अगर हम देखें तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इसी वजह से ही देश का विभाजन हुआ था यहाँ पर, और मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पर संबंधित है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी।
यदि हम बात करते हैं दिल्ली में, जो दिल्ली से जो पहले भारत की राजधानी थी तो वह यहाँ पर कोलकाता थी। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, कोलकाता। यदि हम बात करते हैं ब्रिटिश काल में, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी वो कोलकाता थी और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत आगमन, जो इनका भारत आगमन हुआ था वो हुआ था 1911 में। तो 1911 में जब भारत इनका आगमन हुआ भारत में, तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत भारत की जो राजधानी थी, जो भारत की जो कैपिटल थी, उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। तो भारत की जो राजधानी दिल्ली बनी थी तो वो 1911 में बनी थी और उससे पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की राजधानी कब परिवर्तन किया गया था। तो 1911 में इसका परिवर्तन किया गया था। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लॉर्ड हार्डिंग इस समय कर्जन थे। तो लॉर्ड हार्डिंग कर्जन के द्वितीय कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। और इसी दौरान इन पर यहाँ पर बम फेंकने की घटना भी की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना भी राजधानी परिवर्तन के दौरान ही की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो वो कहाँ पर हुआ था। तो जब हम बात करते हैं तो वो हुआ था लखनऊ में। सही उत्तर है इसका यहाँ पर सी, लखनऊ। यदि हम बात करते हैं, इसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों का ही एक ही समय अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में। 1916 में अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में यहाँ पर इसका अधिवेशन बुलाया था। इसको लखनऊ समझौते या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस समय जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी मजूमदार जी ने। यहाँ पर ए सी मजूमदार सही उत्तर है इसका डी, ए सी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। यदि हम बात करते हैं इन दोनों समझौते के पीछे यहाँ पर क्या कारण रहा था, तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किया ताकि संवैधानिक सुधारों को एक ही योजना अपनाई जा सके और इसके फलस्वरूप यहाँ पर 19 स्मरण पत्रों के साथ दोनों दलों ने समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया था। 19 यहाँ पर स्मरणीय पत्र बनाए गए थे और एक सम्मिलित रूप से यहाँ पर अपने विचारों को समाहित करते हुए इन पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अवगत किया था। तो ये दोनों समझौता हुआ था लखनऊ समझौते के नाम से। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो ए सी मजूमदार ने की थी। 1916 में यहाँ पर यह समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, जिसको लखनऊ अधिवेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन थे। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं मुख्य शिल्पी के बारे में, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने उदारवादी और अतिवादियों के बीच पुनर्मिलन की प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं 1916 में सूरत विभाजन के समय जो उदारवादी दल के जो नेता थे उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। तो इन्हीं को ही कांग्रेस के अंदर पुनः लाने के लिए एनी बेसेंट जी ने काम किया और अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया को यहाँ पर संपन्न बनाया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता हुआ यहाँ पर, वो भी यहाँ पर इन्हीं की ही देन थी। तो 1916 में जो समझौता हुआ था उसमें अतिवादियों और उदारवादियों के बीच जो चली आ रही जो कटुता थी, जो एक आपसी मतभेद थे, उनको समाप्त करते हुए यहाँ पर दोनों ही दल उदारवादी और अतिवादियों के बीच कांग्रेस में समझौता हुआ था। वो समझौता किसने किया था, एनी बेसेंट जी ने।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया था? तो ये दोनों का जो समझौता कराया था वो कराया था बाल गंगाधर तिलक जी ने और जिन्ना जी ने। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ही व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता जो हुआ था 1916 में, जिसको हम लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, बाल गंगाधर तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ही व्यक्तियों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर समझौता कराया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता का काल क्या रहा था? मित्रता का काल यहाँ पर निम्न में से कौन सा रहा था? यदि हम बात करते हैं इनके मित्रता के काल के बारे में तो 1916 से 1922 के बीच यहाँ पर इनके बीच मित्रता का काल रहा है। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उस वक्त, और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बारे में अगर हम देखते हैं 1922 में जो समाप्ति हुई थी असहयोग आंदोलन की भी, तो ये दोनों अवधि दिखाई देती हैं हमें 1916 से 1922 के बीच। यहाँ पर हम बात करते हैं इन जो मैत्री का काल रहा है इन दोनों ही संस्थाओं का, नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था और मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद जो है अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखा था मुसलमानों के बीच में, और मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की लगातार वकालत करती रही थी। 1922 तक दोनों समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे और असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया था और मुस्लिम लीग ने फिर अपना पुराना राग जो अपना लिया था। वहाँ पर जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वहाँ पर भी इस अवधि के दौरान कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको भी कांग्रेस ने यहाँ पर स्वीकार किया था। इसको एक बड़ा भूल मान रहे थे अब के जो इतिहासकार थे, ये अब के इतिहासकार इसको बड़ा भूल मानते हैं। पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार करने के पीछे कांग्रेस के हाथ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो ये अवगत कराया गया था यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उससे ही यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी को अवगत कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, महात्मा गांधी जी से एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है और ये ही यहाँ पर चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जी मिलते हैं, ये किसान थे जो चंपारण की समस्या से अवगत कराते हैं महात्मा गांधी जी को, और इसके बाद जो है वो चंपारण सत्याग्रह हमें दिखाई पड़ता है 1917 में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।